Okay, good. So last class we studied about thermal remote sensing. पिछले क्लास में हम लोगों ने थर्मल रिमोट सेंसिंग के कॉन्सेप्ट्स कर लिए। अभी आगे करते हैं। उससे पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन है जो मोस्ट प्रोबेबली इस बार ही आया आप लोग एक एग्जाम में, तो वो टॉपिक भी हमने किया है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है, गुड अब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स। ये क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट refers to which of the following laws? Yes, answer is correct. तो ये मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को याद ही है क्वेश्चन। तो ऑप्शन में था स्टीफेंस लॉ, सेकंड है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, तीसरा था प्लैंक्स लॉ, और चौथा है किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये फोर्थ इसका आंसर हो गया। तो ये टॉपिक हम लोगों ने कर लिया। अब आगे चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एटमॉस्फेरिक इंटरैक्शन के ऊपर है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारे एटमॉस्फेयर से जब इंटरैक्ट करता है तो कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं। तो इन जनरल दो प्रोसेस होते हैं, आपको सबको पता होगा, एक स्कैटरिंग है और एक अब्जॉर्प्शन। तो वो इंडिविजुअली पढ़ेंगे। तो हमारा अगला टॉपिक हो गया एटमॉस्फेरिक इंटरैक्शन। एटमॉस्फेरिक इंटरैक्शन। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारे एटमॉस्फेयर से इंटरैक्ट करता है तो स्कैटरिंग और अब्जॉर्प्शन ये दो फेनोमेना होता है। तो व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन interacts, one second, interacts with atmosphere, दो फेनोमेना होता है, टू फेनोमेना टेक्स प्लेस। कौन कौन सा? पहला हमारा स्कैटरिंग, ठीक है, इंडिविजुअली करेंगे, और सेकंड है अब्जॉर्प्शन। तो स्कैटरिंग बेसिकली क्या करता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो आ रहा है उसको, उसके डायरेक्शन को ऑल्टर कर देता है, और अब्जॉर्प्शन बेसिकली उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से एनर्जी को ले लेता है। तो ये दो डिफरेंट फेनोमेना है, हमारे एटमॉस्फेयर में दोनों होता है। तो स्कैटरिंग से स्टार्ट करेंगे। ये मैं लेफ्ट साइड थोड़ा रब कर दूं। होप आप लोग रिवाइज कर रहे हैं, साथ में नोट्स भी बना रहे होंगे। नोट्स बनाते रहना क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा फटाफट रिवाइज करने में एग्जाम में। कैन बी रिफ्लेक्शन ऑल्सो, हाँ दैट इज ट्रू, बट रिफ्लेक्शन एक स्पेशल केस है स्कैटरिंग का। ठीक है, तो तीन तरह का स्कैटरिंग होता है, जो तीसरा तरीका है उसमें रिफ्लेक्शन आ जाता है। सो इट्स वन काइंड ऑफ स्कैटरिंग। तो करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। सो विल स्टार्ट विथ स्कैटरिंग। तो मैंने बताया कि
स्कैटरिंग जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के डायरेक्शन में चेंज क्रिएट करता है, कॉजेस चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, तो जब भी एटमॉस्फेयर में स्कैटरिंग होगा तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो रिफ्लेक्शन में भी उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। और ये जो स्कैटरिंग है वो डिपेंड करता है कि किस चीज से स्कैटरिंग हो रहा है, यानी जो पर्टिकुलर स्कैटरर है उसका साइज क्या है और किस वेवलेंथ पे बात कर रहे हैं, तो इन दो चीजों पे डिपेंड करता है। तो एफिशिएंसी जो है, एफिशिएंसी ऑफ द स्कैटरिंग डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द स्कैटरर, कि स्कैटरिंग हो कहाँ से रहा है, एरोजोल पार्टिकल से हो रहा है या गैस मॉलिक्यूल से हो रहा है, तो उसके साइज पे डिपेंड करेगा। और साथ में किस वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, तो रेडिएशन का जो वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। तो हमारा स्कैटरिंग इन दो चीजों पे डिपेंड करता है। अब कितने तरह के स्कैटरिंग होते हैं, तो जनरली रेले और मी स्कैटरिंग कहते हैं, पर होते हैं तीन तरह का। टाइप्स ऑफ स्कैटरिंग जो है ये तीन टाइप के होते हैं। सबसे पहला हो गया रेले स्कैटरिंग। पहला है रेले, दूसरा हो गया मी स्कैटरिंग, एंड थर्ड वन इज नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग। नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग। सो ये जो तीसरा टाइप का है इसके अंदर आपका रिफ्लेक्शन आ जाता है। और ये तीनों में डिफरेंस क्या है और इनके अंदर होता क्या है, तो ये इंडिविजुअली करेंगे। होप यहाँ तक क्लियर है आपको। तो आज का हमारा टॉपिक है एटमॉस्फेरिक इंटरैक्शन, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारे एटमॉस्फेयर से इंटरैक्ट कैसे करता है। तो दो फेनोमेना पढ़ना है हमें, स्कैटरिंग और अब्जॉर्प्शन। स्कैटरिंग के अंदर तीन टाइप है, रेले, मी एंड नॉन सेलेक्टिव। So scattering basically changes the direction in the electromagnetic radiation, और उसका efficiency depend करता है कि scattering हो कहाँ से रहा है, यानी size of the scatterer and also the wavelength of radiation. Sir, scatterer like aerosol cloud, एरोजोल और क्लाउड डिफरेंट हो गया। एरोजोल आपका मी स्कैटरिंग के अंदर आएगा, और क्लाउड में जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं उसकी वजह से जब स्कैटरिंग होता है, दैट कम्स अंडर नॉन सेलेक्टिव। सो ये इंडिविजुअली करेंगे। There are Rayleigh waves as well, body waves type. हाँ, वो that is different. Only direction, not magnitude. Energy gets redistributed, तो energy change भी हो सकता है। हाँ, बुकलेट में थोड़ा मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि जो ट्रेंड है रिमोट सेंसिंग में अभी पिछले कुछ सालों में, तो वो अंदर अंदर से भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा डिटेल में करना होगा, साथ में आप बुकलेट जरूर फॉलो करें, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बुकलेट फॉलो करो और जो नोट्स बना रहे हो वो फॉलो करो। ठीक है, मैं सब कुछ आप लोगों को लिखवा भी दे रहा हूँ, तो मैं होप कर रहा हूँ कि आप लोग नोट्स बना रहे होंगे साथ में। so that notes will help you, और साथ में आपका बुकलेट। ठीक है, ओके। नोट्स बनाना कंपलसरी, कंपलसरी तो कैसे होगा, कोई आके चेक तो करने नहीं वाला, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नोट्स के बगैर फिर आपको वापस से वीडियो देखना होगा, 1 घंटा लगेगा हर लेक्चर को दोबारा करने में। ठीक है, सो बुकलेट के साथ आप नोट्स भी बनाएं जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा सा आपको उसमें मैं एक्स्ट्रा नॉलेज भी देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले कुछ सालों से क्वेश्चंस थोड़ा डेप्थ में आ रहा है। प्लीज रिपीट स्कैटरिंग, ओके, मैं रिपीट कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम।
ओके चलो, तो स्कैटरिंग में रिपीट करता हूँ 1 सेकेंड। तो मैंने ये बताया कि जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी पार्टिकल से इंटरैक्ट कर रहा है तो स्कैटरिंग में क्या होता है, मान लो ये रेडिएशन आया, यहाँ पे कोई पार्टिकल है, ये आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के डायरेक्शन में चेंज कर देगा, यानी उसके डायरेक्शन को चेंज कर देगा। तो फॉर एग्जांपल इधर आ रहा था, अभी स्कैटर होके उधर चला गया। एनर्जी सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। बट इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और ये जो स्कैटरिंग है ये डिपेंड करता है कि इस रेडिएशन का वेवलेंथ क्या है और इस पार्टिकल का साइज क्या है। तो मान लो डायमीटर या रेडियस, इस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ठीक है, नोट्स बिल्कुल बनाओ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने बताया कि रेले 3 तरह का स्कैटरिंग है, रेले स्कैटरिंग, मी स्कैटरिंग एंड नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग। सबसे पहला है रेले स्कैटरिंग। रेले स्कैटरिंग करते हैं, इसको रब करने दो मुझे। यस, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है, करेक्ट। सो फर्स्ट वन इज रेले स्कैटरिंग। रेले स्कैटरिंग। तो रेले स्कैटरिंग कब अकर होता है कि जब आपका पार्टिकल साइज जो है वो वेवलेंथ के कंपैरिजन में छोटा हो। फॉर एग्जांपल एयर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, एयर मॉलिक्यूल्स, उसकी वजह से जब स्कैटरिंग होता है तो दैट कम्स अंडर रेले स्कैटरिंग। तो इसका बेसिक क्राइटेरिया ये है कि इट अकर्स व्हेन द पार्टिकल साइज is very small is very small when compared to the wavelength। और ये होता कहाँ से है? एटमॉस्फेयर में रेले स्कैटरिंग एयर मॉलिक्यूल्स करते हैं, ड्यू टू एयर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इट अकर्स व्हेन पार्टिकल साइज इज वेरी स्मॉल। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है रेले स्कैटरिंग का। नेक्स्ट पॉइंट जो है कि स्कैटरिंग इंटेंसिटी, द स्कैटरिंग इंटेंसिटी ये किस चीज पे डिपेंड करता है? तो स्कैटरिंग इंटेंसिटी in a direction theta, in a direction theta is proportional to, is proportional to 1 plus cos square theta divided by lambda का पावर 4। ये जो टर्म है बेसिकली स्कैटरिंग इंटेंसिटी रेले की वजह से, मान लो इंटेंसिटी आई लिख रहे हैं ड्यू टू रेले स्कैटरिंग, ये इसके प्रोपोर्शनल होता है, ये टर्म के प्रोपोर्शनल। अब इसका मीनिंग क्या है देखो, सबसे पहला तो लैम्डा की पावर 4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जितना छोटा वेवलेंथ होगा उतना ही ज्यादा स्कैटर होता है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि रेले स्कैटरिंग इज मोर फॉर स्मॉलर वेवलेंथ। ठीक है, इज दिस क्लियर? तो ये पॉइंट मैं लिखवा देता हूँ। और थीटा है डायरेक्शन, तो मान लो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रहा है इधर, ठीक है, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, यहाँ कोई पार्टिकल है, ये स्कैटर हो गया। तो इंसिडेंट रे और स्कैटर्ड रे के बीच का जो एंगल है वो है थीटा। तो रेले स्कैटरिंग कॉस स्क्वायर थीटा के भी प्रोपोर्शनल है। अब इसका मीनिंग क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, तो वो मैं लिखवा देता हूँ। यहां तक नोट कर लिया सबने? इज दिस क्लियर? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? ये सेकेंड पॉइंट का मैं मीनिंग समझाता हूँ।
अदर देन दिस इज, अभी तक कोई डाउट है किसी को? नो डाउट, क्लियर, ओके। तो सबसे पहला पॉइंट तो इसके अंदर ये है कि शॉर्टर वेवलेंथ होगा, जितना छोटा वेवलेंथ होगा उतना ज्यादा रेले स्कैटरिंग है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये मैं रब करूं अगर, जितने पॉसिबल टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं वो हमें कर लेना है। मैंने क्वेश्चन देखा भी है, रेले स्कैटरिंग वगैरह से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो इसके अंदर जो पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट टू रिमेम्बर, वो ये है कि शॉर्टर वेवलेंथ रेडिएशन इज स्कैटर्ड मोर। यानी मान लो अगर हम विजिबल की बात करें, तो विजिबल में हमारा ब्लू, ग्रीन और रेड, ये तीन वेवलेंथ हो गए फॉर एग्जांपल। तो सबसे शॉर्ट वेवलेंथ होता है ब्लू का, सबसे ज्यादा होता है रेड का। तो ब्लू लाइट जो है वो सबसे ज्यादा स्कैटर होगा, तो ब्लू लाइट का मैक्सिमम स्कैटरिंग होगा, ठीक है, कंपेयर टू रेड लाइट ड्यू टू रेले स्कैटरिंग। तो ये पहला पॉइंट है। इस वजह से सनी डे में स्काई जो है वो ब्लू दिखता है, क्योंकि ब्लू लाइट बहुत ज्यादा स्कैटर हो रहा है। तो शॉर्टर वेवलेंथ रेडिएशन इज स्कैटर्ड मोर। दूसरा पॉइंट ये है कि रेले स्कैटरिंग में जितना स्कैटरिंग फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है उतना ही बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो मान लो ये हमारा इंसिडेंट लाइट है, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन हो गया, जिधर लाइट मूव कर रहा था ओरिजिनली, ये फॉरवर्ड है। और इसके ऑपोजिट अगर बात करें तो वो बैकवर्ड है। तो जितना लाइट फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्कैटर हो रहा है उतना ही सिमेट्रिकली बैकवर्ड डायरेक्शन में स्कैटर होता है। तो रेले स्कैटरिंग में फॉरवर्ड स्कैटरिंग और बैकवर्ड स्कैटरिंग सेम। सो ये दिस इज सेकंड पॉइंट, फॉरवर्ड स्कैटरिंग। ये क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, अगर आप पीएचडी के लिए इंटरव्यू देने गए हैं और रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड अगर आपका काम है, तो वहां पे इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो फॉरवर्ड स्कैटरिंग इज इक्वल टू द बैकवर्ड स्कैटरिंग, ठीक है। तो बेसिकली सिमेट्रिकल होता है। ये सेकंड पॉइंट हो गया इस इक्वेशन के मीनिंग के लिए। अब ये जो रेले स्कैटरिंग है, मैंने जैसे बताया कि ब्लू लाइट सबसे ज्यादा स्कैटर होता है, तो दिन में स्काई ब्लू दिखने का ये एक रीजन है। और सनराइज या सनसेट के वक्त जो हमारा सन है थोड़ा रेडिश होता है, उसका भी बेसिक रीजन जो है दैट इज योर रेले स्कैटरिंग। तो लास्ट पॉइंट इसमें लिख सकते हैं कि रेले स्कैटरिंग is responsible for the blue sky and red sunsets, ठीक है। तो ये लास्ट पॉइंट हो गया। रेले स्कैटरिंग में अगर क्वेश्चन आएगा तो इन इन पॉइंट्स के अंदर से ही आएगा। सर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड स्कैटरिंग विल बी इक्वल, करेक्ट। तो रेले के केस में दैट इज इक्वल, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड स्कैटरिंग इज इक्वल। मी स्कैटरिंग में ये नहीं होता है, वहां पे मैं लिखवा दूंगा फॉरवर्ड और बैकवर्ड स्कैटरिंग। तो देखो, मान लो हमारे पास, मैं थोड़ा अलग कलर लूं, ये मान लो हमारा कोई पार्टिकल है, मॉलिक्यूल, इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आया इधर से, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, तो जितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी सेम, बेसिकली तुम कहो कि 0 से 90 के अंदर जितने रेडिएशन ट्रैवल हो रहे हैं या स्कैटर हो रहे हैं,
दैट कम्स अंडर फॉरवर्ड। तो अगर यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन बनाए तो इस वर्टिकल लाइन के राइट साइड जितने रेडिएशन स्कैटर होके आ रहे हैं दैट इज योर फॉरवर्ड स्कैटरिंग। तो ये अगर 0 डिग्री है 90 डिग्री है तो ये हमारा फॉरवर्ड स्कैटरिंग आएगा। और अगर रिवर्स डायरेक्शन की बात करें, इधर एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो जाए या ऑपोजिट, तो दैट कम्स अंडर योर बैकवर्ड स्कैटरिंग। ठीक है, तो जितना फॉरवर्ड स्कैटरिंग है उतना ही बैकवर्ड स्कैटरिंग होगा रिले के केस में। इक्वल मतलब इंटेंसिटी, अगर आप इंटेंसिटी मेजर करने जा रहे हैं तो इस डायरेक्शन में जो इंटेंसिटी मेजर करेंगे और ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर इंटेंसिटी मेजर कर रहे हैं रिले स्कैटरिंग का, दैट इंटेंसिटी विल बी सेम। ठीक है, तो इक्वल का मतलब होता है इंटेंसिटी आपका इक्वल है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में जो इंटेंसिटी है दैट इज योर सेम। रेड की मैक्सिमम स्कैटरिंग नहीं, ब्लू की मैक्सिमम होगी, ब्लू विल बी मैक्सिमम। तो इनमें ब्लू जो है इसका मैक्सिमम होगा क्योंकि वेवलेंथ सबसे कम ब्लू का होता है। इसका रीजन यही है, यहाँ पे ये जो इंटेंसिटी है ये कॉस स्क्वायर थीटा के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो थीटा अगर आप 0 से 90 लें या 90 से 180 लें, कॉस स्क्वायर कर रहे हैं तो इंटेंसिटी आपका सेम आएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, इस वजह से। तो ये डेरिवेशन में नहीं जाना है। 1 + cos² थीटा वाला जो टर्म है दैट इज टेलिंग यू कि आपका इंटेंसिटी फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में सेम होगा, रेड का मिनिमम होगा। यस, नहीं, इंटेंसिटी आपका एंगल पे तो डिपेंड कर रहा है, इट डिपेंड्स ऑन एंगल। लेकिन अगर फॉरवर्ड और बैकवर्ड में आप कंपेयर करेंगे, अगर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में सारे एंगल पे सम कर दें इंटेंसिटी और बैकवर्ड डायरेक्शन में सम कर दें, सो दैट दोनों नंबर्स जो है वो आपका सेम आएगा। ठीक है, रेले स्कैटरिंग में और कोई डाउट है? किसी का डाउट में रह गया, एक सेकंड में चेक करता हूँ, 1 सेकंड। इंटेंसिटी ओके, क्लियर है सबको? ओके गुड। देखो, इंटेंसिटी आपका थीटा पे डिपेंड कर रहा है, पर अगर आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में टोटल इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे वो एग्जैक्ट सेम आएगा। ठीक है, सो दिस इज योर रेले स्कैटरिंग। इसको रब कर देता हूँ। तो रेले स्कैटरिंग में इसके अंदर से ही क्वेश्चन आएगा, जो भी आएगा, इससे बाहर से नहीं आ सकता। ठीक है, सो ये हो गया हमारा रेले स्कैटरिंग। दूसरा तरह का जो स्कैटरिंग है वो मी स्कैटरिंग है, तो उसकी बात कर लेते हैं फटाफट। हाँ बताओ, कौन सा डेफिनेशन क्लियर नहीं है? विच वन? सुदीप का कोई डाउट है? डेफिनेशन इज नॉट क्लियर। रेले का, तो रेले स्कैटरिंग मैंने ये बताया कि जब पार्टिकल साइज आपका वेवलेंथ के कंपैरिजन में छोटा है, ठीक है, तो वो रेले स्कैटरिंग होगा वहां पे। तो फॉर एग्जांपल हमारा एटमॉस्फेयर में रेले स्कैटरिंग की बात करें तो वो एयर मॉलिक्यूल की वजह से होता है। तो एयर मॉलिक्यूल का जो साइज है दैट इज वेरी लेस कंपेयर टू द वेवलेंथ। जनरली विजिबल वेवलेंथ की बात करें, विजिबल इंफ्रारेड की बात करते हैं, तो उसके कंपैरिजन में एयर मॉलिक्यूल का साइज बहुत छोटा होता है। तो उसकी वजह से जो स्कैटरिंग होगा दैट इज योर रेले स्कैटरिंग। और रेले स्कैटरिंग शॉर्टर वेवलेंथ में मैक्सिमम स्कैटर करता है। तो ब्लू लाइट सबसे ज्यादा स्कैटर होता है कंपेयर टू रेड, और इस वजह से हमारा स्काई ब्लू दिखता है। तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट है। फिर मैंने ये बताया कि आपका फॉरवर्ड और बैकवर्ड स्कैटरिंग सेम होगा रिले के केस में, और वो वेवलेंथ के पावर 4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी भी आपको ध्यान में रखना है।
Electromagnetic radiation coming from sun scatter more than radiation reflected from Earth's surface. क्वेश्चन ये है कि scatter more than the radiation reflected from the sun. Okay. Scattering आपका that this is a good question. एटमॉस्फेयर में जो स्कैटरिंग होता है और जो सरफेस से रिफ्लेक्टेड होता है, अगर आप उसको कंपेयर करो, ये कंपैरिजन मेरे को देखना पड़ेगा कि किसका ओवरऑल ज्यादा किस क्या चीज होता है। हाँ, ये आलोक ने बोला है कि d इज वेरी मच लेस देन लैम्डा। हाँ, साइज इज वेरी मच लेस देन लैम्डा। साइज पैरामीटर में बताऊंगा। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड स्कैटरिंग कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ। ओके, चलो फॉरवर्ड बैकवर्ड स्कैटरिंग बता देता हूँ एक बार। मान लो ये हमारा पार्टिकल है, थोड़ा सन को लेके करते हैं। ये हमारा सन हो गया, सन से रेडिएशन आ रहा है इधर, ठीक है, ये रेडिएशन है। अब सन के रेडिएशन के डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में अगर बात करें, तो जो उसके अलोंग या फिर 0 से 90 के बीच में है, वो सारा फॉरवर्ड स्कैटरिंग है। तो एंगल हमेशा यहाँ से मान लो लेते हैं, ये सेंटर वाले लाइन से। तो अगर ये जो थीटा है ये 90 या उससे कम है, तो दैट इज योर फॉरवर्ड स्कैटरिंग। और अगर वेवलेंथ यानी रेडिएशन इस उल्टे डायरेक्शन में स्कैटर हो गया, तो इस केस में थीटा 90 से बड़ा हो जाएगा, दैट इज योर बैकवर्ड स्कैटरिंग। तो इंटेंसिटी फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में सेम होता है। तो दिस इज योर बैकवर्ड, जो सन की तरफ चला गया, और दिस इज योर फॉरवर्ड, ठीक है। तो इनिशियल रेडिएशन के परपेंडिकुलर एक लाइन बना लेना। इस डायरेक्शन में जो है वो फॉरवर्ड, उल्टे डायरेक्शन में है वो है बैकवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 सेकेंड। ओके, प्रतिभा को क्लियर हो गया। As energy of sun is high, sun has shorter wavelength, so it will scatter more than Earth's reflected radiation. देखो, सन का जो रेडिएशन है उसमें आपका ब्लू, रेड, ग्रीन सब रहता है, ठीक है। तो ब्लू ज्यादा स्कैटर होगा, उसके अंदर एक वेवलेंथ नहीं है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इनकमिंग रेडिएशन हैज शॉर्ट वेवलेंथ एंड एनर्जी रेडिएशन हैज लॉन्ग वेवलेंथ। हाँ, दैट इज ट्रू। तो इनकमिंग रेडिएशन का स्कैटरिंग ज्यादा होगा, वो सही बात है, दैट इज ट्रू। अच्छा, तो ये क्वेश्चन था। ओके, बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सन से लाइट आता है, मान लो ये अर्थ है हमारा, ठीक है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है। सन से जो रेडिएशन आ रहा है उसमें स्कैटरिंग होगा, अर्थ अब्जॉर्ब करेगा कुछ लाइट, फिर री एमिट करते हैं थर्मल। तो थर्मल में स्कैटरिंग अगर तुम चेक करोगे तो दैट विल बी लेस, क्योंकि ये हायर वेवलेंथ है, दिस इज योर लॉन्गर वेवलेंथ। तो और सन से जो रेडिएशन आ रहा है वो शॉर्टर वेवलेंथ में है। तो द क्वेश्चन वाज कि शॉर्टर वेवलेंथ में स्कैटरिंग ज्यादा होगा या लॉन्गर में। तो ऑब्वियसली सन के रेडिएशन चूंकि शॉर्टर वेवलेंथ है, तो उसमें स्कैटरिंग ज्यादा होगा, और इसके अंदर भी ब्लू का सबसे ज्यादा होगा। और लॉन्गर में चूंकि हमारा ये थर्मल रेडिएशन है, तो रेले स्कैटरिंग उतना खास होता नहीं है। इज दिस क्लियर? सुदीप का क्वेश्चन है इंटेंसिटी किसका ज्यादा होता है। ओके, क्लियर है, चलो ठीक है। इट्स गुड कि यू पीपल आर आस्किंग डाउट, इससे पता चलता है कि सब जगे हुए हैं, सो नहीं रहे। वेरी गुड। नेक्स्ट है हमारा मी स्कैटरिंग। सेकेंड वन इज मी स्कैटरिंग। हाँ, करेक्ट, दैट इज ट्रू।
तो मी स्कैटरिंग कब होता है, देखो कलर चेंज कर लेता हूँ सेकेंड। तो जब पार्टिकल साइज वेवलेंथ के कंपेरेबल है तो हमारा मी स्कैटरिंग होता है। जब वेवलेंथ के कंपैरिजन में पार्टिकल साइज एकदम छोटा था तो उस केस में रेले स्कैटरिंग है। व्हेन साइज इज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ, तब जो स्कैटरिंग होता है हमारा मी स्कैटरिंग होता है। तो अकर्स, पहला पॉइंट इसमें ये हुआ कि इट अकर्स व्हेन द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन relation between scattering and intensity of light। देखो, दो चीज में कंफ्यूजन है यहाँ पे। एक तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट स्कैटरिंग के पहले और स्कैटरिंग के बाद तो डिफरेंट होगा, ठीक है। और जितना इंटेंसिटी इंसिडेंट रेडिएशन का है उतना ही ज्यादा स्कैटरिंग रेडिएशन का होगा। बट पॉइंट ये है कि जो डायरेक्शन है, स्कैटरिंग एंगल, ठीक है, अगर इंसिडेंट रेडिएशन को रेफरेंस माने तो उसके थीटा एंगल पे जो लाइट स्कैटर हो रहा है उसका इंटेंसिटी किस चीज पे डिपेंड करता है, तो वो इस स्कैटरिंग एंगल पे डिपेंड करता है और वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। तो रेले के केस में ये हमने देखा, इट इज प्रोपोर्शनल टू 1 + cos² थीटा डिवाइडेड बाय लैम्डा का पावर 4। तो जो स्कैटरिंग लाइट का इंटेंसिटी है इन केस ऑफ रेले, वो वेवलेंथ की पावर 4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और cos² थीटा के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि एंगल के रेस्पेक्ट में, यानी वेवलेंथ के रेस्पेक्ट में इंटेंसिटी किस तरह से चेंज हो रहा है और स्कैटरिंग एंगल के कंपैरिजन में कैसा। तो रेले स्कैटरिंग के लिए हमने देखा कि वो एंगल के करस्पॉन्डिंग सिमेट्रिक है, तो जितना फॉरवर्ड होगा उतना ही बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। और दूसरा पॉइंट ये था कि शॉर्टर वेवलेंथ में सबसे ज्यादा होता है क्योंकि लैम्डा पावर 4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। इंटेंसिटी तो ऑब्वियसली कम होगी, एनर्जी एनर्जी आपका थोड़ा तो रिड्यूस होता ही है। परफेक्टली इलास्टिक स्कैटरिंग अगर है तब उस केस में एनर्जी सेम रहेगा, अदरवाइज एनर्जी विल बी लेस, बढ़ेगा तो नहीं, ठीक है। इंसिडेंट रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है या तो उतना ही रहेगा इंटेंसिटी या उससे कम होगा, और अलग अलग एंगल में कम होते जाता है, डिपेंड करता है एंगल पे। तो रेले के केस में फॉरवर्ड और बैकवर्ड में सिमेट्रिक है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। मी स्कैटरिंग में क्या है कि इट अकर्स व्हेन द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज कंपेरेबल। ये पेन का कलर क्यों चेंज हो गया, अच्छा एक सेकंड। इज कंपेरेबल टू द diameter of the atmospheric particles। अगर विजिबल लाइट की बात करें तो फॉर विजिबल लाइट, एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर है जो विजिबल लाइट को स्कैटर करता है, वाटर वेपर, ठीक है। दूसरा हो गया हमारा डस्ट, ठीक है, एंड अदर पार्टिकल्स, ये आपका स्कैटरिंग करेगा, ठीक है। वाटर वेपर, डस्ट एंड अदर पार्टिकल्स, इनको क्लब करके एरोजोल भी कह सकते हो, एरोजोल्स। कॉजेस मी स्कैटरिंग, ठीक है। ये पार्टिकल आपका मी स्कैटरिंग कॉज करता है विजिबल रीजन में। डस्ट हो गया, स्मोक भी ले सकते हो, वाटर वेपर एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारे पार्टिकल, इसको क्लब करके आप एरोजोल भी कह सकते हो, और ये हमारा मी स्कैटरिंग कॉज करता है क्योंकि इनका जो साइज है दैट इज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन।
और इनका साइज रेंज करता है, साइज जो है विजिबल रीजन के लिए फ्यू टेंथ ऑफ अ माइक्रोमीटर से लेकर सेवरल माइक्रोमीटर के बीच में हो सकता है। ठीक है, साइज अप्रोक्सीमेटली 0.1 0.2 माइक्रोमीटर से लेके 1 2 3 माइक्रोमीटर के बीच में जो पार्टिकल साइज है, ये आपका विजिबल रीजन को मी स्कैटरिंग कॉज करेगा। और मी स्कैटरिंग जनरली फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा होता है कंपेयर टू बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं कि इन मी स्कैटरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, लास्ट लाइन रिपीट कर दें, अच्छा ठीक है। तो लास्ट पॉइंट जो है कि साइज ऑफ द पार्टिकल क्या होना चाहिए। अगर हम विजिबल रीजन की बात कर रहे हैं तो विजिबल रीजन में मैंने बताया वाटर वेपर, डस्ट और कुछ अदर पार्टिकल हो गया, स्मोक हो गया, ये सारे आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को मी स्कैटरिंग करेगा विजिबल रीजन में। तो इनका साइज क्या होगा? तो विजिबल रीजन का अगर वेवलेंथ याद है आपको, वेवलेंथ होता है 0.4 से लेके 0.7 माइक्रोमीटर। ठीक है, इसमें थोड़ा नियर इंफ्रारेड को भी आप इंक्लूड कर लें तो 1 2 माइक्रोमीटर तक चला जाएगा। तो अगर साइज जो है वो इसी के कंपैरिजन में होना चाहिए, तो फ्यू टेंथ ऑफ अ माइक्रोमीटर मतलब 0.1 0.2, साइज इसका 0.1 0.2 माइक्रोमीटर से लेके 1 2 3 माइक्रोमीटर, इतना फ्यू माइक्रोमीटर्स तक आपका ये जो साइज है ये इस वेवलेंथ के कंपेरेबल है। ठीक है, ना ज्यादा ना कम, लगभग बराबर। तो ये साइज ऑफ पार्टिकल आपके विजिबल रीजन को मी स्कैटरिंग कॉज करेगा। ठीक है, और मी स्कैटरिंग, ये लास्ट पॉइंट मैंने बताया। और फिर मैंने बताया कि मी स्कैटरिंग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा स्कैटर होता है। तो मैं फिगर से भी एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज मोस्टली scattered in forward direction। यानी अगर मान लो हमारा ये पार्टिकल है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आया, तो ज्यादा स्कैटरिंग हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा और बहुत कम स्कैटरिंग बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो फॉरवर्ड में ज्यादा होता है, बैकवर्ड में कम होता है। तो इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और वो भी एक छोटे से स्मॉल एंगल के अंदर ही लिमिटेड होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज मोस्टली स्कैटर्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्लियर है? दिनेश का भी डाउट था, क्लियर हुआ? सेकेंड पॉइंट रिपीट करूं? देखो, फर्स्ट पॉइंट वाज कि, अच्छा क्लियर है, ओके। पहला पॉइंट मैंने ये बताया कि साइज वेवलेंथ के कंपेरेबल होना चाहिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये है कि विजिबल रीजन में जो पार्टिकल मी स्कैटरिंग कॉज करता है उसमें आपका वाटर वेपर, डस्ट एंड अदर पार्टिकल, स्मोक, ये सब आ जाएंगे। इनको क्लब करके आप एरोजोल कह सकते हो। और इनका जो साइज है फ्यू टेंथ ऑफ अ माइक्रोमीटर से सेवरल माइक्रोमीटर्स तक हो सकता है, क्योंकि ये जो साइज है दैट शुड बी कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ विजिबल रीजन। और मी स्कैटरिंग फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इधर है, तो ये हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन हो गया, जिस डायरेक्शन में इनिशियली रे मूव कर रहा था, और इधर बैकवर्ड हो जाएगा। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में इंटेंसिटी इज मैक्सिमम। और रेले के कंपैरिजन में मी स्कैटरिंग लॉन्गर वेवलेंथ को ज्यादा स्कैटर करता है। तो अगर रेले और मी में कंपेयर करें तो मी रेले स्कैटरिंग शॉर्टर वेवलेंथ में करेगा। फॉर एग्जांपल ब्लू को ज्यादा वो स्कैटर करता है रेले में, बट मी स्कैटरिंग में थोड़ा सा वो हायर वेवलेंथ में स्कैटरिंग ज्यादा है कंपेयर टू रेले। तो वो पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं कि कंपेयर्ड टू रेले स्कैटरिंग,
longer wavelength is scattered more. ठीक है, in case of Mie scattering. ठीक है, तो यहां तक फटाफट नोट कर लो। थोड़ा सा थियोरेटिकल क्लास लग रहा होगा, बट जब क्वेश्चन करेंगे तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और मैं कुछ करवाऊंगा भी आपको नेक्स्ट क्लास में, तो वो उससे और आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चन फटाफट सॉल्व होता है। यस, दैट इज योर थर्ड टाइप ऑफ स्कैटरिंग, जब आपका पार्टिकल साइज बड़ा है, ठीक है, यानी सेवरल टाइम्स लार्जर है, तब नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग होता है। सर, इन रेले स्कैटरिंग द पार्टिकल साइज विल बी लेस देन 0.7 माइक्रोमीटर। नहीं, उससे भी बहुत छोटा, 0.0102 या 001 माइक्रोमीटर इस साइज का होगा। ठीक है, लेस देन 0.1, 0.01 या उससे छोटा आप कह सकते हो, 0.01 या उससे छोटा कह सकते हो। वो साइज आप एक बार चेक कर लेना एग्जैक्ट, अगर दिया हुआ है कहीं पे तो। ठीक है, ओके। तो हमारा रेले स्कैटरिंग और मी स्कैटरिंग हो गया। तीसरा है नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग। उस पे आते हैं, फटाफट स्क्रब करूं। फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्यों होता है, इसका आपको स्कैटरिंग इंटेंसिटी का इक्वेशन, मतलब बेसिकली जो मी स्कैटरिंग के लिए जो इक्वेशन आता है कैलकुलेशन के बाद, उससे ये पता लगा कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में सबसे ज्यादा है। और वो इक्वेशन या उसका कोई डेरिवेशन आपको करना है नहीं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं यहाँ पे बता भी नहीं रहा हूँ, पर ध्यान रखना आपको कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा होता है। ठीक है, उसका रीजन इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, तो उसके अंदर जाने के नहीं। थर्ड इज नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग। नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग, ठीक है, तो ये कब होता है कि जब पार्टिकल साइज वेवलेंथ के कंपैरिजन में काफी बड़ा हो। तो ये पहले मैं इसको अंडरलाइन कर दूं। तो सबसे पहला पॉइंट ये याद रखना है कि इट अकर्स व्हेन there are particles in the atmosphere several times larger than the wavelength of electromagnetic radiation। तो सबसे पहला पॉइंट ये याद रखना है आपको। क्वेश्चन ये है, सर तीनों केस में इंटेंसिटी थीटा और वेवलेंथ पे डिपेंड होगा। वेवलेंथ तुम्हारा रेले और मी स्कैटरिंग में वेवलेंथ डिपेंडेंस है, नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग में मैं बताऊंगा वेवलेंथ डिपेंडेंस है कि नहीं। आई विल टेल यू नाउ। रेले एंड मी आर अंडर सेलेक्टिव स्कैटरिंग, करेक्ट। सेलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिव का डिफरेंस क्या है वो अभी आपको पता चलेगा। ओके, ये तीनों एकदम डिफरेंट टाइप है, करेक्ट। बेसिकली मैं आपको अभी बता देता हूँ कि नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग का मतलब ये है कि वो वेवलेंथ, मतलब वेवलेंथ के हिसाब से उसका कोई सिलेक्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल रेले की बात करें तो वेवलेंथ डिपेंडेंस था वहां पे, इंटेंसिटी फॉर रेले, ये आपका वेवलेंथ के पावर -4 पे डिपेंड करता है। अगर मी स्कैटरिंग की बात करें तो ये पावर थोड़ा कम हो जाता है, अप्रोक्सीमेटली। अगर मैं वो आपको लिखवा दूं, वैसे तो जरूरत नहीं है, चलो लिख लो। 0.7 से ले -0.7 से लेकर लैम्डा का पावर
-0.7 से लेके लैम्डा का पावर -2.0 के बीच में लाई करता है ये मी स्कैटरिंग का केस। तो वो भी वेवलेंथ पे तो डिपेंड कर ही रहा है, पर जितना स्टीप रेले स्कैटरिंग है उतना स्टीप नहीं है। तो मी स्कैटरिंग में हायर वेवलेंथ भी स्कैटर होता है, ठीक है, कंपेयर टू रेले। तो रेले में शॉर्टर वेवलेंथ सबसे ज्यादा स्कैटर होगा। नॉन सेलेक्टिव में सारे वेवलेंथ को वो इक्वली ट्रीट करता है, किसी को सेलेक्ट करके ऐसा नहीं है कि छोटा को ज्यादा करेंगे या बड़ा को कम करेंगे। इट इज नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग, डज नॉट डिपेंड ऑन वेवलेंथ। yes, so all wavelength will be equally scattered. ओके, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया देखो। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो क्लाउड में वाटर ड्रॉपलेट्स होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स क्लाउड के अंदर विच मेक अप, क्लाउड्स में भी होता है, फॉग में भी होता है, क्लाउड्स एंड फॉग्स। ये जो है स्कैटर ऑल वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट इक्वली, ठीक है। ये जो इक्वली स्कैटर कर रहा है ये आपका नॉन सेलेक्टिव है। हाँ, वेवलेंथ पे सारे को एक साथ स्कैटर करेगा, मतलब इक्वली स्कैटर करेगा, ठीक है। इंटेंसिटी इक्वली होगा डिस्ट्रीब्यूटेड। स्कैटर ऑल वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट इक्वली। ये स्पेलिंग ठीक कर लो, 1 सेकेंड। ठीक है, तो इस वजह से हमारा क्लाउड जो है वो व्हाइट दिखता है, causing clouds to appear white। अगर सनी डे है और क्लाउड है वहां पे, तो वो सारे वेवलेंथ को इक्वली स्कैटर करेगा, थोड़ा व्हाइट दिखेगा वो। मीडियम का इफेक्ट होता है, कई मीडियम बेसिकली वेवलेंथ, अगर हायर वेवलेंथ की बात करें तो वो उसको अब्जॉर्ब भी कर सकता है, पर अगर विजिबल की बात करें तो हमारा फॉग और क्लाउड में जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो सारे को इक्वली स्कैटर करेगा। इस तरह का जो स्कैटरिंग होता है दैट इज योर नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग। ठीक है, इज दिस क्लियर? तो अगर आपके रिमोट सेंसिंग इमेज में क्लाउड या फॉग है तो वो आपके इंफॉर्मेशन को डिग्रेड कर देता है। इंफॉर्मेशन क्यों डिग्रेड होता है? क्योंकि अलग वेवलेंथ में, यानी बेसिकली टारगेट को डिटेक्ट करने के लिए डिफरेंट वेवलेंथ में डिफरेंट इंटेंसिटी होती है स्कैटरिंग की या रिफ्लेक्शन की, उसी को यूज करते हैं। तो अगर इक्वली स्कैटर हो रहा है तो आपका इंफॉर्मेशन डिग्रेड होगा, तो उसमें बाद में आएंगे। बट अगर आपके रिमोट सेंसिंग इमेज में फॉग है या क्लाउड है तो वो बेसिकली इंफॉर्मेशन आपका डिग्रेड करता है, स्पेशली इन विजिबल और आईआर रीजन में। ठीक है, यस दैट इज करेक्ट। ओके गुड। तो ये जो 3 तरह का स्कैटरिंग है इसको कैटेगराइज कैसे करेंगे? तो बहुत छोटा सा एक साइज पैरामीटर है, उसको यूज करके कर सकते हैं। तो ये पॉइंट लास्ट में लिख लो आप लोग नोट करके। टू कैटेगराइज, टू कैटेगराइज द टाइप ऑफ स्कैटरिंग, यानी आपको अगर पार्टिकल साइज गिवन है, यानी उसका रेडियस गिवन है और वेवलेंथ गिवन है, और अगर आपको बताना है कि इस साइज पे इस वेवलेंथ का कौन सा स्कैटरिंग होगा, तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, शिवानी का दैट्स व्हाई वी ऑलवेज डाउनलोड इमेजरी एज पर क्लाइमेटिक कंडीशन, करेक्ट। तो अगर आप विजिबल इंफ्रारेड की बात करें और आपको लैंड सरफेस की स्टडी करनी है तो क्लाउड फ्री इमेज ही ढूंढते हैं, दैट इज करेक्ट। पर जो लोग क्लाउड पे ही काम करते हैं तो उनको तो क्लाउड चाहिए, तो लैंड वालों के लिए क्लाउड नॉइज हो जाता है और क्लाउड वालों के लिए वही इंफॉर्मेशन है जो होने चाहिए। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आपका एप्लीकेशन क्या है। टू कैटेगराइज द टाइप ऑफ स्कैटरिंग
we define a size parameter. A size parameter is defined as q equals to 2 pi r upon lambda. तो अगर आपको पार्टिकल साइज यानी रेडियस गिवन है और वेवलेंथ गिवन है तो उससे आप साइज पैरामीटर पहले कैलकुलेट कर लें। ठीक है, आर यहाँ पे आपका रेडियस हो गया, रेडियस ऑफ द पार्टिकल, और लैम्डा हो गया आपका वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो आपको अगर रेडियस और वेवलेंथ गिवन है, साइज पैरामीटर कैलकुलेट कर लेंगे। अब अगर साइज पैरामीटर 1 से बहुत छोटा हुआ तो कहेंगे कि ये रेले स्कैटरिंग है। बहुत सिंपल, क्या हो गया, रेले स्कैटरिंग। यस, रेले एंड मी सेलेक्टिव में आ जाएगा, करेक्ट। क्वेश्चन और भी है, अच्छा, विच वेवलेंथ बैंड विल बी द बेस्ट फॉर मेजरिंग क्लाउड पैरामीटर्स। ओके, और भी क्वेश्चन है, पहले मैं देख लूं एक सेकेंड। हाँ, तो क्लाउड के लिए कौन सा सही रहता है, प्लीज रिपीट करें, क्लाइमेटिक कंडीशन में क्या होता है। ओके, क्लाउड के लिए एग्जैक्टली कौन सा बैंड होता है वो मुझे उतना आइडिया नहीं है, वो एक बार सर्च करके देखो कि एग्जैक्टली क्लाउड, क्लाउड माइक्रोफिजिक्स में मेरे को लगता है माइक्रोवेव यूज करते होंगे। यस, बट कई बार पेनिट्रेट भी होता है डिपेंडिंग ऑन फ्रीक्वेंसी। या क्लाउड डिपेंड ऑन सीजन। ओके सर, प्लीज रिपीट करेंगे, क्लाइमेटिक कंडीशन एग्जैक्टली क्या पूछ रहे हो सुदीप, बताओ। तो मैं ये बता रहा था कि क्लाउड या फॉग अगर आपके डेटा में है तो विजिबल इंफ्रारेड रीजन में वो आपके इंफॉर्मेशन को डिग्रेड करता है। तो लैंड स्टडी के लिए, लैंड यानी अगर आप वेजिटेशन स्टडी कर रहे हैं या फिर वाटर बॉडी स्टडी कर रहे हैं तो वो आपके इंफॉर्मेशन को डिग्रेड कर देगा। ठीक है, इमेजरी के अंदर। बट जिन लोगों को क्लाउड के ऊपर या एटमॉस्फेयर के ऊपर स्टडी करना है तो वो क्लाउड को भी स्टडी करते हैं, तो उनके लिए क्लाउड नॉइज नहीं होगा, बट लैंड वालों के लिए क्लाउड जो है वो नॉइज है। तो ये मैं बता रहा था ओवरऑल। ठीक है, अब कौन सा स्कैटरिंग होता है वो मैंने बताया कि ये साइज पैरामीटर से पता चलेगा कि साइज पैरामीटर अगर 1 से बहुत ही छोटा है तो रेले स्कैटरिंग हो गया, 1 के कंपेरेबल है तो मी स्कैटरिंग, और अगर 1 से काफी बड़ा है तो नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग। ठीक है, नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग बेसिकली रिफ्लेक्शन की तरह हो गया कि बड़ा सा कोई पार्टिकल है, वेवलेंथ आया, ये ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरह का रिफ्लेक्शन हो गया। इज दिस क्लियर? ओके, वेरी गुड। सुदीप, तुम्हें क्लियर हुआ तुम्हारा डाउट? मुझे लगा था मैं आज अब्जॉर्प्शन भी करवा दूंगा, बट वो हो नहीं पाया। चलो कोई बात नहीं। तो एटमॉस्फेयर में स्कैटरिंग 3 तरह का हम लोगों ने कर लिया, रिले स्कैटरिंग, मी स्कैटरिंग एंड नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग। ठीक है, और किन किन चीजों से होता है वो भी हमने देखा। रेले और मी वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, इसलिए वो सेलेक्टिव के अंदर आ जाएगा। यस, हाँ, टाइम ओवर हो गया, यस। सो रेले स्कैटरिंग में बताया कि रेले और मी वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, बट नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग दैट डज नॉट डिपेंड ऑन वेवलेंथ, वो हमारा क्लाउड और फॉग की वजह से हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अब्जॉर्प्शन करेंगे।
हमारे एटमॉस्फेयर में जो डिफरेंट गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो किन किन वेवलेंथ में अब्जॉर्ब करते हैं लाइट को, ठीक है। तो वो पढ़ने के बाद एटमॉस्फेरिक विंडो में आएंगे कि जहाँ पे अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है फिर वो हमारा विंडो हो गया, ठीक है। सो वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे और फिर इन सब से रिलेटेड विल डू फ्यू क्वेश्चंस, ठीक है। आज के लिए इतना ही सर। माइक्रोवेव तब यूज करते हैं ना जब हमें क्लाउड की इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। हाँ, माइक्रोवेव की कुछ फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो क्लाउड को इंटरेक्ट नहीं करती हैं, ठीक है, पर सारी वेवलेंथ नहीं, कुछ वेवलेंथ करती भी हैं थोड़ी बहुत। ओके। ओके, आज के लिए हमारा इतना ही। ओके, थैंक यू एवरीवन।